Back to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 12th class history chapter 5th name through the eyes of the travelers. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की मैं फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आज सेकंड वीडियो बनाने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी पेज नंबर 122 और सब टॉपिक इज 3.1 कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। तो इस बर्नियर ने क्या है इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, तो उन्होंने बर्नियर ने जो बुक लिखी उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो वो बुक लिखी थी वो किसको डेडिकेट की थी? फ्रांस की जो रूलर्स थी लुइस 14 उनको डेडिकेट की थी। बाय मिस्टेक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर लुई 14 की जगह लुइस 16 बोल दिया था, तो स्टूडेंट्स आप ये छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 4 मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल्ब्रूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट अल्ब्रूनी ने इंडिया को किस प्रकार से एलियन वर्ल्ड की तरह देखा, कुछ बिल्कुल डिफरेंट कंट्री माना, और यहाँ की जो संस्कृत ट्रेडिशंस थी उनको लेकर उनके क्या व्यू थे, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर रीड आउट करने वाले हैं। हमारा जो सब टॉपिक है 4.1 ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया को समझने के लिए अल्ब्रूनी के सामने कौन कौन सी बैरियर्स आई और उनको किस प्रकार से उन्होंने ओवरकमिंग किया, मतलब उनके ऊपर विजय पाई। तो फर्स्टली जो उनके सामने बैरियर्स आई थी वो यहाँ की लैंग्वेज को लेकर आई थी। अकॉर्डिंग टू अल्ब्रूनी उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज बताया। अरेबिक और पर्शियन मिस जो फारसी लैंग्वेज थी उसके आइडियाज और कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट। उन्होंने कहा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो वेरी डिफरेंट है, इसको ट्रांसलेट करना अदर लैंग्वेज में भी वेरी डिफिकल्ट है। जो सेकंड बैरियर आया इंडिया को लेकर, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर ये बहुत सारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं। और थर्डली जो उनके सामने बैरियर्स आए, उन्होंने यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशंस थी या यहाँ के लोकल पीपल्स थे उनको बहुत ही इगोइस्टिक बताया। उन्होंने 2 रीजन्स बताए यहाँ को लोगों को। इगोइस्टिक बताने के पीछे, अभिमानी बताने के पीछे उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग सेल्फ अब्जॉर्प्शंस हैं, वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में इंसुलेटरी हैं यहाँ के लोग, मतलब ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ज़्यादा खुलकर दूसरे लोगों को अपने बारे में बताना नहीं चाहते। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब हमारे घर के अंदर कोई स्ट्रेंज पर्सन आता है तो हमारे घर के अबाउट जानना चाहता है तो हम उसको बिल्कुल भी खुलकर नहीं बताते। लाइक इसी प्रकार का रीजन्स उस टाइम रहा होगा। आगे देखते हैं कि अल्ब्रूनी है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड्स था? यहाँ के ब्राह्मण्स लोगों के ऊपर डिपेंड्स था। लेकिन यहाँ इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए उन्होंने यहाँ के जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे लाइक वेदाज, पुराणाज, भगवत गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, इस प्रकार के जो टेक्स्ट्स थे उनको रीड आउट किया और उनके सामने जो इंडिया को लेकर जो बैरियर्स आए उनके ऊपर ओवरकमिंग की। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक अल्ब्रूनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इन दिस टॉपिक हम जानने वाले हैं कि अल्ब्रूनी के सामने कास्ट सिस्टम को लेकर क्या डिस्क्रिप्शंस दे। तो अल्ब्रूनी ने फर्स्टली कहा कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है इट इज़ नॉट यूनिक, ये कोई यूनिक थिंग नहीं है, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है वो हर जगह होता है। उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया एंशियंट पर्सिया का, कि एंशियंट पर्सिया के अंदर 4 सोशल कैटेगरीज होती थी उस टाइम, उनको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाता था। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो नाइट एंड प्रिंसेस की बताई, सेकंड मंक्स, फायर प्रेस्ट, और थर्डली मिस जो पर्सन्स थे, लॉयर्स थे, फिजिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट थे, और जो लास्ट एंड फाइनल जो कैटेगरी थी वो पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस की बताई। तो इसी प्रकार इंडिया के अंदर जो उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़े उनके अंदर अल्ब्रूनी ने देखा कि यहाँ पर जो वर्ना सिस्टम है वो भी 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। तो उन्होंने बताया कि जो ये 4 कैटेगरीज के अंदर वर्ना सिस्टम डिवाइड है इट इज़ नॉट यूनिक, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इंडिया के अंदर फर्स्ट जो कैटेगरी बताई वो ब्राह्मण्स की बताई। उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण्स की ओरिजिनेट क्या है, ब्रह्मा के माउथ से हुई। सेकेंडली जो कैटेगरी बताई वो क्षत्रियाज बताई। उन्होंने बताया कि जो क्षत्रियाज की ओरिजिनेट है वो ब्रह्मा के किससे हुई है,
ब्रह्मा के शोल्डर से हुई है। थर्डली जो कैटेगरी बताई उन्होंने वैश्याज को बताया, वैश्याज की ओरिजिनेट उन्होंने थाई से बताई ब्रह्मा के। और जो फोर्थ कैटेगरीज बताई वो वैश्या बताई, शूद्राज बताई। तो शूद्राज को बताया कि उनकी जो ओरिजिनेट है ब्रह्मा के फीट से हुई है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट उन्होंने माना है कि जो शूद्राज है उनका जन्म तो सिर्फ जो ऊपर की 3 कैटेगरीज है ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, उनकी सेवा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। तो जो अल-ब्रूनी थे उन्होंने बताया कि जो इस्लाम के जो ओल्ड मैन्स हैं उनको इक्वली कंसीडर किया जाता है, लेकिन उनकी जो पाइटी मीन्स जो गॉड की जो प्रेयर करने के जो रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस प्रकार से वो डिफरेंट हैं। इन सब के बावजूद जो ब्राह्मणिकल जो उन्होंने डिस्क्रिप्शंस देखे कास्ट सिस्टम को लेकर अल-ब्रूनी उसके फेवर में थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक नोशन देखा। यहाँ के लोग कुछ लोगों को पोल्यूटेड कहा जाता था, मीन्स उनको अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। इस प्रकार का एक नोशन मीन्स एक थॉट क्रिएट हुआ था। तो उसके वो अगेंस्ट थे, बिल्कुल डिसफेवर में थे। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति किस प्रकार से इम्प्योर हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर इम्प्योर होता है तो अपने आप को प्योर करने की कोशिश करता है। उन्होंने नेचर का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इस प्रकार के जो लॉज हैं वो नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। उन्होंने कहा कि एक जब सन आता है तो एयर को क्लीन करता है, इसी प्रकार सी के अंदर जो सोल्ट पाया जाता है वो क्या है, वाटर को पोल्यूट होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि एक मैन किस प्रकार से पोल्यूट हो सकता है। ये सब तो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अल-ब्रूनी ने यहाँ पर कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया। अल-ब्रूनी ने बताया कि यहाँ पर एक कैटेगरी और थी जिसका नाम अंत्यजा नाम से जाना जाता था। उसका जो लिटरल मीनिंग था बोर्न आउटसाइड द सिस्टम। इनको इस कैटेगरी को क्या है, कास्ट सिस्टम से बाहर रखा जाता था। लेकिन अल-ब्रूनी ने बताया कि ये जो कास्ट थी वो पीजेंट्स और जमींदार क्या है, इनका इकोनॉमिकली रूप से फायदा लेते थे, एक लेबर के रूप में इनसे काम लेते थे, बदले में इनको 2 टाइम की रोटी देते थे। तो इस जो अल-ब्रूनी थे वो भी इसके डिसफेवर में थे। उन्होंने कहा कि आप जो अतंजया जो कैटेगरी है इससे इकोनॉमिकली रूप से किस प्रकार से फायदा ले सकते हो। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। तो इस टॉपिक के अंदर हम इब्न बतूता के बारे में रीड आउट करने वाले हैं जो उन्होंने अपनी बुक केरला में डिस्क्राइब किया था। इब्न बतूता ने इंडिया के अंदर जो भी एक्साइटमेंट देखा, जो भी उन्हें फैसिनेटेड लगा, जो चीज़ें उन्हें अनफेमिलियर लगी बिल्कुल, तो उन सब के बारे में अपनी बुक के अंदर कंपाइल्ड किया। इब्न बतूता 14th सेंचुरी के अंदर आता है। जो 14th सेंचुरी के अंदर जो दिल्ली में पहुंचता है तो देखता है कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो एक ग्लोब नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है। इंडिया उस टाइम क्या एक हब बना हुआ था ग्लोबल नेटवर्क का, क्योंकि इंडिया के अंदर हर कंट्री से लोग क्या है ट्रेड करने के लिए आते थे। तो ये सब चीज़ें इब्न बतूता ने देखी और इब्न बतूता ने इंडिया कंट्री को पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बताया। इब्न बतूता यहाँ पर बहुत साल तक रहा और यहाँ के जो स्केर्ड श्राइन्स थी उनको देखा, यहाँ पर विजिट किया। यहाँ के लर्नड मैन थे, जो स्कॉलर पर्सन्स थे और यहाँ के रूलर्स थे, उन सब के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया। एज अ काजी की पोस्ट पे जज के रूप में भी वो रहा। यहाँ की कल्चर्स को देखा, तो यहाँ की जो कल्चर्स अर्बन सेंटर्स को देखा, उन सब को कंपलेशंस कल्चर्स के बारे में उन्होंने अपनी बुक रेला के अंदर लिखा। यहाँ की जो अरेबिक, पर्शियन, टर्किश जो लैंग्वेज थी उनके आइडियाज़ को शेयर किया। उन सब के बारे में अपनी बुक के अंदर उन्होंने बताया। यहाँ की जो कम्युनिकेशंस था उन सब के बारे।
सबसे ज़्यादा जो उनको अनफेमिलियर और जो डिफरेंट थिंग यहाँ इंडिया के अंदर लगी इब्न बतूता के लिए, क्योंकि इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करता था, मोरक्को से बिलोंग करता था, तो उनके लिए जो इंडिया था वेरी डिफरेंट था। उन्होंने बताया कि जो यहाँ का कोकोनट और जो पान जो ट्री कोकोनट का ट्री देखा, पान देखा, वो उनके लिए वेरी डिफरेंट था। तो उन्होंने इन 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में अपनी बुक रेहला के अंदर बिल्कुल इसको अनफेमिलियर बताया। उन्होंने जो कोकोनट है उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने कोकोनट को एक मतलब कास्ट फल बताया। उन्होंने बताया कि ये जो कोकोनट एक फ्रूट है और बिल्कुल ये किससे मिलता जुलता, किससे सिमिलर है, एक मैन से सिमिलर है। और उन्होंने बताया कि जो कोकोनट है, जो मैन है उसके सिर से बिल्कुल मेल खाता है, बिल्कुल सिमिलर है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कोकोनट है उसके ऊपर 2 आइज है, एक मैन की तरह एक माउथ है, उसका अंदर का जो ग्रीन पार्ट है वो लाइक ब्रेन की तरह ही दिखता है। और साथ ही साथ जो उसके ऊपर कोकोनट के ऊपर जो हेयर हैं, जो उसके फाइबर्स हैं, उनको बिल्कुल एक मैन के हेयर की तरह सिमिलर माना है। तो इस प्रकार से उन्होंने कोकोनट को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने जो पान था, पान को एक उन्होंने ग्रेप वाइन की बेल की तरह ही उसको एक पान वाइन बताया। और साथ ही साथ बताया कि इस पान के कोई फ्रूट्स ग्रो नहीं करते और इस पान की जो लीव्स हैं उनको खाने से पहले उन्होंने बताया कि जो एक आर की नट मतलब जो सुपारी होती है उसको बहुत सारे पीसीज में ये लोग ब्रोकन करते हैं, उसके बाद इन स्मॉल पीसीज को अपने मुंह में डालते हैं। उसके बाद ये पान की जो लीव्स हैं उनको इनके साथ चबाते हैं और खाते हैं। इस प्रकार उन्होंने पान और कोकोनट को अपनी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया। अब जो हमारा सब टॉपिक है 5.2 इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। तो आप लोगों को मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, जरा सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब जो इब्न बतूता है उन्होंने इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या बताया। उन्होंने बताया कि जो इंडियन सिटीज़ हैं वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनके इंडिया के अंदर जो सिटीज़ हैं वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ से भरे हुए हैं। यहाँ के जो पीपल्स हैं वो बहुत ही स्किलफुल हैं, यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ की जो सिटीज़ थी, यहाँ सिटीज़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही प्रोस्परस हैं, मतलब बहुत ही समृद्धशाली हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास रुपया पैसा है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया कि दिल्ली क्या एक वास्ट सिटी है, यहाँ पर ग्रेट पॉपुलेशन निवास करती है। और इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट जो सिटी बताया वो उन्होंने दिल्ली को बताया। और साथ ही साथ उन्होंने दौलताबाद को भी एक वास्ट सिटी बताया, लाइक वो दिल्ली से बिल्कुल सिमिलर है, दिल्ली जितना ही है, पर दिल्ली क्या है एक वास्ट सिटी है। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली के बारे में डिस्क्राइब किया। दिल्ली के बारे में उन्होंने बताया कि जो दिल्ली है उसके अंदर जो प्राचीर रैम्पेट बनी हुई हैं, उनके अंदर जो मिलिट्री पर्सन्स हैं उनकी जो फूड सामग्री है वो रखी जाती है। साथ ही साथ जो उनके वेपन्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, इन सब को यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के बारे में डिस्क्राइब किया कि यहाँ वाइल्ड रोज हैं, यहाँ पर हर टाइम फ्लावर्स क्या है ब्लोजम करते रहते हैं। अब जो इब्न बतूता है उन्होंने इंडियाज़ की बाज़ार के बारे में क्या बताया कि उन्होंने बताया कि जो इंडिया के बाज़ार हैं उनमें इकोनॉमिकली रूप से ट्रांजैक्शन होता रहता है। साथ ही साथ इकोनॉमिकली रूप से तो ट्रांजैक्शन होता ही है, लेकिन जो
इंडिया है वो सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उनका हब है। हब मीन्स सेंटर पॉइंट है। यहाँ की जो मोस्टली बाजार्स हैं उनके अंदर एक मॉस्क और टेम्पल्स को आपको कम से कम दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये जो मॉस्क या टेम्पल्स हैं वहाँ पर आपको जो आर्टिशियंस लोग हैं, म्यूजिशियंस लोग हैं, डांसर्स लोग हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। इब्न बतूता ने बताया है कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही प्रोडक्टिव है। यहाँ की जो लैंड है बहुत ही फर्टाइल है और साथ ही साथ यहाँ की जो फार्मर्स हैं वो 1 ईयर में 2 जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से जो इब्न बतूता है उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में अपनी रीला बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ का जो सब कॉन्टिनेंट है इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड और कॉमर्स को लेकर भी क्या है इंटरनली रूप से एक दूसरे नेटवर्क से इनका जुड़ाव था। साथ ही साथ यहाँ की जो टेक्सटाइल है, यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें कौन कौन से टाइप के क्लॉथ होते हैं, कॉटन क्लॉथ, फाइन मसलिन्स होती है, सिल्क होती है और ब्रोकेड्स और साथ में साटन क्लॉथ्स होते हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने बताया कि हाँ मैनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर टेक्सटाइल जो कंपनी थी। इब्न बतूता बताते हैं कि जो मसलिन जो क्लॉथ था इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव था। यहाँ पर जो नोबल्स और जो रिच पर्सन थे वो इस प्रकार के क्लॉथ को अफोर्ड कर सकते थे। जो लोकल जनता थी या लोकल पीपल्स थे इन क्लॉथ को, जो मसलिन क्लॉथ को इनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इनको वेयरिंग नहीं कर सकते थे। सब टॉपिक 5.3 आ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इब्न बतूता ने यहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बहुत ही यूनिक बताया है। उन्होंने बताया कि यहाँ का जो ट्रेड सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक है। यहाँ के जो मर्चेंट्स लोग हैं ट्रेड करने के लिए रूट्स पर जाते हैं तो उनके रुकने के लिए इन जो सराय बनी हुई हैं, इस प्रकार से धर्मशालाएं बनी हुई हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं कि वो मर्चेंट्स लोग कुछ टाइम उनमें आराम कर सकें, रह सकें। लाइक आज हमें होटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेड करने के लिए जाते थे। इसी प्रकार से इंडिया में उस टाइम इंस और गेस्ट हाउस हुआ करते थे मर्चेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। इब्न बतूता ने बताया कि इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम है उस टाइम बहुत ही वास्ट था। आज भी एशिया के अंदर देखेंगे तो इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो उस टाइम भी जो हमारा इंडिया का पोस्टल सिस्टम था वो बहुत ही यूनिक पोस्ट सिस्टम था, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बताया कि यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम है, उन्होंने बताया कि दिल्ली से जो सिंध से दिल्ली जाने के लिए 50 डेज लगते थे, लेकिन यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम है अगर कोई लेटर्स वगैरह सेंड करना हो एक जगह से दूसरी जगह, या यहाँ की जो उस टाइम हमारे यहाँ पर सल्तनत पीरियड चल रहा था, उस टाइम की जो स्पाई जो गुप्तचर लोग हुआ करते थे मुगल टाइम पीरियड के अंदर, वो उनका जो लेटर्स वगैरह होते थे इन 5 डेज पोस्टल सिस्टम से आ जाया करता था। इस प्रकार से इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम था वेरी रिच था। यहाँ पर इब्न बतूता ने इंडिया के पोस्टल सिस्टम को टू काइंड्स का बताया, 2 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्टली उन्होंने बताया कि जो हॉर्स पोस्ट हुआ करती थी उस पोस्ट को किस नाम से जाना जाता था, उलुक पोस्ट के नाम से जाना जाता था। सेकेंडली उन्होंने बताया कि जो फुट पोस्ट होती थी उसको दावा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज स्ट्रेंज ऑफ आज हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई विल मीट माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। था 1414 के अंदर उन्होंने इंडिया को क्या है एक स्ट्रेंज नेशन बताया है।